स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर, यानी कि बहुलक के अभिलक्षण या लक्षण। क्या लक्षण होते हैं बहुलकों के? तो बहुलकों के लक्षणों की जब अपन बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट अपन लेते हैं कि जो इनके महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है कि ये रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीमर्स, यानी कि सममित और असममित बहुलक। तो सममित बहुलक क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है कि जिन बहुलकों के अंदर जो रिपीट होने वाली जो यूनिट है, रिपीटेड यूनिट जो है, वो दीर्घ श्रृंखलाओं में एक के बाद एक क्रम में जुड़ी हुई हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीमर कहते हैं। और जिनके अंदर ये क्रम नहीं पाया जाता उनको या फिर उनको अपन क्या कहते हैं? इर्रेगुलर पॉलीमर कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जब समान आवर्ती इकाइयाँ दीर्घ श्रृंखला में भिन्न भिन्न स्थान पर जुड़ी हुई हो तो उनमें क्या आ जाती है? इर्रेगुलरिटी आ जाती है या असममितता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे बहुलक को अपन क्या कहते हैं? इर्रेगुलर पॉलीमर कहते हैं। जैसे अपन फॉर एग्जांपल अपन ने लिया कि पुनरावृत्त इकाई क्या है? हेलोएल्केन है। तो इसमें क्या है कि अपन ने देखा कि बार बार ये इस यूनिट की क्या हो रही है? एक के बाद इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? सममित बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं उसमें क्या है कि एक बार ये जो है जो CH2 समूह से इन्हें जुड़कर CHX वाले समूह से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि इनके क्रम में जुड़ने में या फिर इसकी जो दीर्घ श्रृंखला है या फिर इसमें जो रिपीट होने वाली यूनिट है वह समान क्रम में एक के बाद एक क्रम में न जुड़कर अनियमित रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? असममित या फिर इर्रेगुलर पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे अपन ने देखा कि जो फर्स्ट अपन यूनिट ने ली थी उसमें अपने को पता था कि हेड टू टेल के रूप में जुड़ी है। जैसे इसको अपन ने H मान लिया, इसको अपन ने T मान लिया, तो हेड टू टेल, फिर से हेड टू टेल, फिर से हेड टू टेल। जबकि B में क्या है? हेड टू हेड या टेल टू टेल के द्वारा जुड़ी हुई है। तो अधिकांश के अंदर इसमें क्या है? पहले हेड टू टेल, फिर टेल टू हेड, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़ी हुई है। तो ये दोनों यूनिट्स तो क्या कहलाती है अपनी? कि सममित रेगुलर है, यानी कि इनमें जो पुनरावृत्ति हो रही है जिस यूनिट की, उनकी क्या होती है? वो इकाइयाँ रेगुलर क्रम में जुड़ी हुई है, यानी एक के बाद एक क्रम में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जब अपन देखते हैं कि अगर ये हेड टू टेल न होकर के पहले हेड टू टेल है, फिर टेल टू हेड है, फिर से टेल टू हेड है, तो यानी इनमें क्या आ गई? इर्रेगुलरिटी आ गई। तो इस प्रकार के बहुलक क्या कहलाते हैं? इर्रेगुलर पॉलीमर कहलाते हैं या फिर असममित बहुलक कहलाते हैं। तो ये था जो पॉलीवाइनिल स्टाइरीन, या फिर अपन इसको मान ले कि वाइनिल क्लोराइड है, तो वाइनिल क्लोराइड की यूनिट जुड़ी हुई है इसमें। तो ये यूनिट किस प्रकार से जुड़ी हुई है? तो इसमें असममित बहुलक कहलाता है। तो पॉलीन के अंदर जब अपन असममितता देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के एकलक योग का परिणाम 1,4 भी हो सकता है और 1,2 भी हो सकता है, यानी दोनों ही तरीके से ये जुड़ सकते हैं। तो इनमें क्या आ जाती है कि असममितता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि ये जो एकलक इकाइयाँ हैं इनमें त्रिविम सममितता भी पाई जाती है या स्टीरियो रेगुलरिटी भी पाई जाती है, यानी कि ये भी एक प्रकार का बहुलकों का लक्षण है जिनके अंदर क्या पाई जाती है? स्टीरियो रेगुलरिटी पाई जाती है। तो स्टीरियो रेगुलरिटी जो है वह उन बहुलकों में है कि जिनकी सभी इकाइयाँ एवं प्रतिस्थापी समूह एक निश्चित क्रम में त्रिविम में व्यवस्थित हो, यानी कि स्पेटियल अरेंजमेंट के अंदर व्यवस्थित हो, उनको अपन क्या कहते हैं? त्रिविम सममित बहुलक कहते हैं। यानी कि ऐसे बहुलक जिनके अंदर क्या होती है कि जो सभी इकाई होती है या उसके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रतिस्थापी जो होते हैं, वह एक निश्चित क्रम में स्पेटियल अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्टीरियो रेगुलरिटी पॉलीमर कहते हैं। और जिनमें ऐसी स्टीरियो या स्पेटियल अरेंजमेंट नहीं पाया जाता उनको अपन क्या कहते हैं? स्टीरियो इर्रेगुलरिटी पॉलीमर कहते हैं। तो त्रिविम व्यवस्था की भिन्नताओं से बहुलकों की विन्यासीय आइसोमर्स प्राप्त होते हैं या फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म इसमें उत्पन्न होती है, यानी कि इनकी व्यवस्था के आधार पर, जिसको अपन क्या कहते हैं? सिस या ट्रांस या फिर डीएल्स आइसोमर कहते हैं। तो अगर मुख्य श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है, जैसे इसमें है, तो डबल बॉन्ड उपस्थित है तो उसमें समपक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस आइसोमर बनते हैं। और अगर उसके अंदर
डबल बॉन्ड न है और उसके अंदर कीरेल कार्बन उपस्थित है तो उसमें DL आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। अब सिस कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा आइसोमर होता है? तो सिस आइसोमर में क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला के सभी परमाणु प्रत्येक द्विबंध के तल की दिशा में ही निर्दिष्ट होते हैं, जबकि विपक्ष जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें क्या होता है कि एक तरफ और फिर दूसरी तरफ निर्दिष्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि बड़ा समूह अगर एक तरफ है दोनों में तो उसको अपन क्या कह देंगे? सिस। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा तो ये हो गया, क्या हो गया? इसमें ये सिस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा अपन ने तो ये क्या हो गया? ये फिर से सिस पोजीशन में, फिर से सिस पोजीशन में। तो यानी कि ये अगर दोनों एक तरफ हैं तो यानी द्विबंध के तल की दिशा में निर्दिष्ट हैं तो उसको तो अपन क्या कहते हैं? सिस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए एक दूसरे के, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर कहते हैं। जैसे पॉली आइसोप्रीन यूनिट के अंदर अपन ने दे रखा है, तो पॉली आइसोप्रीन क्या होता है? समपक्ष फॉर्म में है तो जिसको अपन क्या कहते हैं? नेचुरल रबर। और जो विपक्ष फॉर्म है उसको अपन कहते हैं गट्टा पर्चा रबर। तो ये था इसका सिस और ट्रांस आइसोमर। लेकिन अगर उसमें कीरेल कार्बन उपस्थित है तो कीरेल कार्बन क्या होता है कि कीरेल कार्बन की उपस्थिति से वह DL आइसोमर बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि DL आइसोमरिज्म के लिए एक असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए या अनसिमेट्रिक कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण ही यह संभव है। तो असममित कार्बन का मतलब है कि उस कार्बन से जुड़े सारे के सारे ग्रुप क्या हो? भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हुए हों या अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी उपस्थित हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? असममित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आणविक श्रृंखला में अगर प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े दो हिस्सों में भिन्न भिन्न त्रिविंश विन्यास और भिन्न भिन्न लंबाइयाँ होने से असममितता प्रदर्शित होती है। लेकिन अगर उसमें D और L दो प्रकार के समावयवी बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिन बहुलकों की जो दीर्घ श्रृंखला है उस श्रृंखला में सभी निकटवर्ती असममित कार्बन परमाणुओं का विन्यास अगर समान हो तो उन बहुलकों को अपन क्या कहते हैं? समव्यवस्थित या आइसोटेक्टिक बहुलक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक बड़ी दीर्घ श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन का विन्यास यानी जितने सिमेट्रिक कार्बन है उन कार्बन परमाणुओं का अगर विन्यास समान है तो अपन उसको क्या कहेंगे? आइसोटेक्टिक पॉलीमर कहते हैं। जैसा अपन ने इसमें दे रखा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आइसोटेक्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एक जैसा विन्यास होगा तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटेक्टिक। और जिनमें निकटवर्ती असममित कार्बन परमाणु का विन्यास अगर विपरीत है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एकांतर या सिंडियोटेक्टिक बहुलक कहा जाता है। तो नीचे इस बात को देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें क्या है कि बहुलकों के अंदर क्या हो रही है? एक दूसरे में है, तो इसको तो अपन क्या कह देंगे? आइसोटेक्टिक, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और दूसरा जो है उसको अपन क्या कह देंगे? सिंडियोटेक्टिक। तो उस संरचना को अपन क्या कहते हैं? आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अगर श्रृंखला की दो निकटवर्ती कार्बन ढांचों की इकाइयों को अध्यारोपित किया जाए या फिर अपन उसको संपाती करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा कि एकांतर व्यवस्थित या सिंडियोटेक्टिक संरचना में क्या होती है कि निकटवर्ती इकाइयों में प्रतिस्थापी समूह संपाती नहीं होते। जो एकांतर और जो सिंडियोटेक्टिक है उनमें तो क्या होते हैं? एक दूसरे पर कोइंसिडेंट नहीं होते यानी संपाती नहीं होते। लेकिन जब आइसोटेक्टिक होती है उसके अंदर वो क्या होते हैं? आसानी से संपाती होते हैं। तो ये दो संरचना दे रखी है इसके अंदर। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि जिन बहुलकों के अंदर इन समूहों की त्रिविम व्यवस्था असममित तरीके से बनी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एटेक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एटेक्टिक पॉलीमर कहलाता है या अव्यवस्थित पॉलीमर कहलाता है। तो जब अपन इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा कि जैसे अपन ने लिया कि RR समूह है, सब में एक साइड है यानी कि इनका सबका विन्यास क्या है? एक जैसा विन्यास होगा, तो इसको तो अपन क्या कह देंगे? आइसोटेक्टिक। या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? समव्यवस्थित, यानी कि सभी कार्बन जो असममित कार्बन है उन सब का विन्यास क्या है? एक जैसा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अगर उनमें अल्टरनेट क्रम में
यानी कि पहले एक जैसा विन्यास फिर उसका उल्टा विन्यास फिर एक जैसा फिर यानी अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिंडियोटेक्टिक या फिर एकांतर व्यवस्थित पॉलीमर कहते हैं। और यदि समूह आर कार्बन कार्बन परमाणु के तल में एकांतर क्रम में है तो वह सिंडियोटेक्टिक, और अगर R जो है कार्बन परमाणु के तल के दोनों तरफ अनियमित रूप से व्यवस्थित है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एटेक्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है वह आइसोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक और एटेक्टिक को डिफाइन करती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि पॉलीमर के प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर के गुणधर्मों की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुलकों के अनेक गुणधर्म हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है कि जो पॉलीमर का जो साइज होता है वह कोलाइडी परास का होता है। इसी कारण इनको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कोलाइड भी कहते हैं या आणविक कोलाइड कहते हैं, क्योंकि इनका आकार जो क्या होता है वह कोलाइडी रेंज का होता है। इस वजह से इसको अपन आणविक कोलाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि इसके अंदर जो वृहद अणुओं के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो पॉलीमर के गुणधर्म होते हैं वह वृहद अणु के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी सिरे पर लगे हुए समूहों पर। यानी कि पूरे वृहद अणु पर इसके डिपेंड करते हैं, न कि लास्ट वाले या फिर इसके जो सिरों पे जो समूह उपस्थित होते हैं उनके गुणधर्म पर। अगला है कि जो पॉलीमर जो होते हैं उनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, लेकिन पॉलीमर क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो पॉलीमर जो होते हैं कोलाइडी व्यवहार के कारण क्या होते हैं, धीमी गति से विस्तृत होते हैं और इनके विलयन में क्या पाया जाता है, दुर्बल टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। यानी कोलाइड जो टिंडल प्रभाव देते हैं तो ये जो पॉलीमर जो होते हैं वह वीक टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि पॉलीमर क्या होते हैं, अधिकांश विलायक में घुलने के बाद भी ये क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं कि जो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं तथा जो लायोफिलिक सॉल्ट्स की तरह व्यवहार करते हैं और विद्युत उदासीन होते हैं। कि अधिकांश बहुलक क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों में सोल्यूबल होते हैं और लायोफिलिक सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं या द्रव्य स्नेही सोलों की तरह बिहेव करते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अगला है कि जो बहुलक जो होते हैं इनके बहुलक के अणुओं पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनका अभिगमन नहीं होता। यह केवल और केवल किस पर डिपेंड करते हैं, पीएच के मान पर डिपेंड करते हैं। जब कोलाइडी विलयन का अपन अपकेंद्रण करते हैं तो अपकेंद्रण करने पर ये क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट होकर के नीचे बैठ जाते हैं। और इस गुणधर्म का उपयोग किस में करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसीलिए सेडिमेशन विधि या अवसादन विधि को काम में लिया जाता है, क्योंकि जब इसका अपन सेंट्रीफ्यूग करते हैं या अपकेंद्रण करते हैं तो ये क्या होते हैं, उसके तली में बैठ जाते हैं या पेंदे के नीचे जम जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे अपन पॉलीमर्स का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बहुलकों में किसी परमाणु को अगर अपन प्रतिस्थापित करने पर या और परमाणु जोड़ने पर उसके गुणधर्म में परिवर्तन नहीं आता। जैसे पॉलीथीन में है, यदि एक एथिलीन का और जोड़ दिया जाए तो भी वह पॉलीथीन के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुलक के अंदर अगर अपन कोई परमाणु जोड़ रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स में या प्रॉपर्टीज़ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है कि जो विलय और विलायक के में ये क्या होते हैं कि विलय और विलायक के अंदर क्या होते हैं, अत्यधिक अन्योन्य क्रिया होती है। अतः बहुलक क्या होता है कि वो अधिक मात्रा में विलायक योजित होते हैं। इसी कारण क्या होता है कि विलयन कम ताप पर भी उच्च श्यानता रखते हैं या फिर अपन यूँ कह सकते हैं हाई विस्कोसिटी रखते हैं। और इस विधि के द्वारा भी इसका क्या ज्ञात करते हैं अपन, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते हैं। एक तो सेडिमेंटेशन मेथड और दूसरी है विस्कोसिटी मेथड। इन दोनों ही मेथड के द्वारा अपन इसका क्या ज्ञात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है कि बहुलक के विलयन में कोई अगर ऐसा विलायक मिलाए जिससे क्या होता है, बहुलक अविलय हो जाए और अवक्षेपित हो जाते हैं। और अवक्षेपण के दौरान अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा अणु और फिर उसके बाद में छोटे छोटे अणु अवक्षेपित होते हैं। और इस विधि के द्वारा
अपन भिन्न भिन्न अणुभार के जो बहुलकों हों उनको अलग किया जा सकता है। यानी कि अपन क्या करते हैं, जो पॉलीमर का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कोई सॉल्वेंट डालेंगे। सॉल्वेंट डालने से क्या होता है कि बहुलक इनसॉल्युबल है, तो वह क्या होगा कि इसके नीचे पीपीटी के रूप में जमा हो जाता है। और पीपीटी से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े अणु को, फिर उसके बाद में छोटे अणुओं को सेपरेट करते हैं और उनका अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट में प्रॉपर्टी जो है कि जो एटेक्टिक पॉलीमर होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, हाँ, सामान्यतः कम होते हैं क्योंकि ये आसानी से विलय हो जाते हैं। जबकि जो आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक होते हैं तो बहुलकों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं और ये कम विलय होते हैं। क्योंकि एटेक्टिक में तो क्या होता है कि अव्यवस्थित रूप से जुड़ती है यूनिट्स, जबकि उनमें क्या होती है, किसी न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है कि जो बहुलक होते हैं वह क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ जैसे उनको कोई मिलाने पर या प्लास्टिसाइजर्स मिलाने पर या कोई प्रबलक अपन डालते हैं उसमें, तो उसके गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये थी अपने पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि वृहद अणुओं का या बहुलकों का अणुभार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का जो अणुभार होता है वह उसकी पॉलीमराइजेशन की मात्रा पर डिपेंड करता है, यानी कि उसमें कितनी यूनिट्स जुड़ी हुई है। तो पॉलीमराइजेशन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो बहुलक का जो अणुभार जो होता है वह दो विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक है संख्या औसत अणुभार यानी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको mn बार से दर्शाते हैं। दूसरा जो होगा वह हो जाएगा भार औसत अणुभार, यानी कि उसके वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब संख्या औसत अणुभार अपन लेते हैं तो संख्या औसत अणुभार में क्या होता है कि जो परिक्षेपित पदार्थ होता है, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक के क्या होते हैं, प्रत्येक अणुभार के सभी जो भी अणुओं को उनकी संख्या से गुणा कर जोड़ने पर सभी प्रकार के अणुओं के अणुभार का योग प्राप्त होता है, जिसको अपन अणुओं की कुल संख्या से विभाजित करते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, संख्या औसत अणुभार प्राप्त होता है। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे M1 है, कोई पॉलीमर है, तो ये M1 पॉलीमर में कितनी यूनिट्स उपस्थित है, तो उसको अपन N1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार M2 अणुभार है तो उसके कितनी संख्या उपस्थित है, तो उसको N2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करके इनका योग कर लेते हैं और योग करने के बाद में इन अणुओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि N1 N2 N3 कितने हैं, इनसे इसको विभाजित करते हैं तो वो कहलाता है संख्या औसत अणुभार, जिसको mn बार के द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि N1 N2 तो क्या हो जाएगी, उन अणुओं की संख्या, यानी कितनी संख्या में उपस्थित है वो अणु, और M1 M2 हो जाएगा कि उन अणुओं का द्रव्यमान कितना है, यानी एक अणु का द्रव्यमान कितना है। फिर उसको उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल अणुभार आ जाएगा और उसका योग करके उसमें कुल अणुओं की संख्या की भाग देने पर अपने पास क्या आता है, संख्या औसत अणुभार प्राप्त होता है। तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, mn बार बराबर समेसन ni mi अपॉन समेसन ni। यहाँ ni mi अणुभार तो क्या दर्शाती है, अणुओं की संख्या को, जिससे अपन क्या कर, अणुभार वाली अणुओं की संख्या को, और ni से अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने को संख्या औसत अणुभार प्राप्त होता है। जैसे अपन लेते हैं कि कोई बहुलक है, उस बहुलक के दो अणु उपस्थित हैं जिनके मान क्या है 100 और 10,000 हो, तो बहुलक का संख्या औसत अणुभार क्या होगा। अब अपने को पता है अणु कितने उपस्थित है, दो ही अणु उपस्थित है, जिनमें से एक का भार कितना है 100 और दूसरे का कितना है 10,000। तो नीचे तो संख्या कितनी हो गई, दो अणुओं की संख्या से भाग दे देंगे, ऊपर उनको एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या उतनी रहेगी। तो इससे इसको जोड़ करके इसका भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, संख्या औसत अणुभार प्राप्त होता है। तो जो संख्या औसत अणुभार है उसको अपन क्या करते हैं कि परासरण दाब के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परासरण दाब क्या होता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्या गुणधर्म है। इसीलिए परासरण दाब के द्वारा प्राप्त जो अणुभार होता है वह वास्तव में संख्या औसत अणुभार होता है।
तो परासरण दाब विधि के द्वारा अपन क्या ज्ञात करते हैं, संख्या औसत अणुभार को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है अपना है वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, जिसको MW बार से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है कि भार औसत अणुभार में क्या होता है कि यदि किसी बहुलक के बृहद अणुओं के अणुभार M1, M2, M3 है और उनके भार क्रमशः M1, M2 और M3 है, तो बहुलक का भार औसत अणुभार निम्नलिखित व्यंजक से, यानी कि अपने को पता है कि कोई अणु है, उस बहुलक के जो बृहद अणु हैं उन अणुओं के अणुभार तो कितने हैं, कैपिटल M, M2, M3, लेकिन इनका जो भार है वो भार है M1, M2 और M3। तो अपन क्या करेंगे कि जो अणुभार होगा बृहद अणु का अणुभार, उस अणुभार को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके भार से। और भार जो होगा वह भार क्या होता है कि M1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी स्मॉल m1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 M1, और M2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 M2। यानी कि यहाँ पर तो M1 M2 तो क्या हो जाएंगे, अणुभार वाले अणु, यानी जो बहुलक में उपस्थित है उन अणुओं का अणुभार। और अगर अणुओं की संख्या N1, N2 और N3 है तो उसके लिए अपन उनका भार कैसे ज्ञात करेंगे, N1 इंटू M1, क्योंकि स्मॉल m1 किसके बराबर होगा, N1 अणुओं की संख्या और उसका अणुभार। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। तो जब इनकी वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ पर स्मॉल m1 और कैपिटल M1 है, तो उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, N1 M1 का स्क्वायर, क्योंकि M1 बराबर क्या होता है, N1 कैपिटल M1, तो इसका स्क्वायर। अब इन सब के योग में अपन क्या करेंगे कि उसके कुल अणुभार का अपन भाग देंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, भार औसत अणुभार प्राप्त होता है, इसको अपन MW बार बराबर समेसन NI का स्क्वायर अपॉन समेसन NI MY से दर्शाते हैं। अब इन दोनों के जब अपन तुलना करते हैं कि संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार, तो इसमें क्या होता है कि भार औसत अणुभार जो होता है वह संख्या औसत अणुभार से हमेशा अधिक होता है। इसीलिए अपन क्या लिखते हैं, MW बार ग्रेटर देन MN बार, यानी कि जो भार औसत अणुभार है वह संख्या औसत अणुभार से ज़्यादा होता है। तो इन दोनों से अपन ये स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये थी अपनी पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी और उनकी, यानी कि जो अणुभार ज्ञात करने की मेथड।